गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ऑप्टिमम रेट ऑफ टैरिफ यानी अनुकूलतम प्रशुल्क की दर के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम इष्टतम प्रशुल्क की दर भी कहते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमम टैरिफ यानी इष्टतम प्रशुल्क किसे कहते हैं। देखिए, प्रायः शुल्क लगाने वाले देश के व्यापार की शर्तों में सुधार होता है, व्यापार की मात्रा घटती है और प्रशुल्क लगाने वाले देश का कल्याण सुधरता है। व्यापार की शर्तों में सुधार प्रशुल्क का धनात्मक प्रभाव है और व्यापार की मात्रा में कमी होना प्रशुल्क का ऋणात्मक प्रभाव है। केवल तभी देश के कल्याण में सुधार होता है जब प्रशुल्क के ऋणात्मक प्रभाव की अपेक्षा उसका धनात्मक प्रभाव अधिक हो। प्रोफेसर सोडरस्टन ने इष्टतम प्रशुल्क को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि अन्य कोई देश मुक्त व्यापार की स्थिति में हो तो वह सही प्रशुल्क लगाकर हमेशा अपने कल्याण में सुधार कर सकता है। यह प्रशुल्क अर्थात जो प्रशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम बनाए इष्टतम प्रशुल्क कहलाता है। और अब हम देखते हैं कि इष्टतम प्रशुल्क का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, इष्टतम प्रशुल्क के स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां प्रशुल्क लगाने वाले देश का व्यापार उदासीनता वक्र दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता है। इसको समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं लेंगे। मान लीजिए दो देश हैं, इंग्लैंड और जर्मनी। वे दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कपड़ा और लिनन। इंग्लैंड कपड़े का निर्यात करता है और जर्मनी लिनन का निर्यात करता है। इंग्लैंड जर्मनी से आयात की गई लिनन पर प्रशुल्क लगाता है। इंग्लैंड द्वारा कपड़े के निर्यात पर जर्मनी कोई प्रतिशोध नहीं करता है। अब देखिए, ये मान्यताएं दी होने पर जो इष्टतम प्रशुल्क है वो आप देख सकते हैं फिगर 1 में। देखिए, यहाँ पर OE इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है, OG जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है और TIE जो है वो इंग्लैंड का उदासीनता वक्र है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों का व्यापार की शर्त जो है मूल बिंदु से ओटे रेखा दिखाती है। वे बिंदु A पर संतुलन में है जहां उनके प्रस्ताव वक्र OE तथा OG एक दूसरे को काटते हैं। मान लीजिए कि इंग्लैंड जर्मनी के लिनन पर प्रशुल्क लगा देता है। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र बाएं को OE1 पर चला जाता है। OT1 रेखा नई व्यापार की शर्तें प्रदान करती है और B नया संतुलन बिंदु है जिसे जर्मनी का मूल प्रस्ताव वक्र OG तथा इंग्लैंड का नया प्रस्ताव वक्र OE1 निर्धारित करते हैं। यह प्रशुल्क जो है जिसने इंग्लैंड के प्रस्ताव वक्र को परिवर्तित कर OE से OE1 पर पहुंचा दिया है, इस देश का इष्टतम प्रशुल्क है। और बिंदु B आप देखिए, जहां इंग्लैंड का उदासीनता वक्र TIE- जर्मनी के प्रस्ताव वक्र OG को स्पर्श करता है, इष्टतम प्रशुल्क का बिंदु है। इंग्लैंड के लोगों का कल्याण बिंदु A की अपेक्षा बिंदु B पर अधिक है। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड के लोग मुक्त व्यापार के अंतर्गत व्यापार उदासीनता वक्र TIE के बिंदु A पर थे और प्रशुल्क लगाने के बाद वे व्यापार उदासीनता वक्र TIE- के बिंदु B पर है, जो बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्थित है। इस प्रकार जो प्रशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम बनाए वह इष्टतम प्रशुल्क होता है। यह इष्टतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो देश को उस व्यापार उदासीनता वक्र पर ले जाए जो दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र को स्पर्श करता हो। अब प्रशुल्क लगाने वाले देश को इष्टतम प्रशुल्क से तभी लाभ हो सकता है जब दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र पूर्ण लोचदार से कम हो। यदि दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र पूर्ण रूप से अधिक अनंत रूप से लोचदार होगा तो प्रशुल्क लगाने से प्रशुल्क लगाने वाले देश का कल्याण नहीं बढ़ेगा। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने इष्टतम प्रशुल्क की दर मापने का फॉर्मूला दिया है और इसके अकॉर्डिंग TF इज इक्वल टू 1/E-1। यहाँ पर TF जो है वो इष्टतम प्रशुल्क दर है और E दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र की बिंदु लोच है। यदि इस फॉर्मूले को अनंत लोच वाले सरल रेखा प्रस्ताव वक्र की स्थिति पर लागू किया जाए तो इष्टतम प्रशुल्क 1/∞-1 इज इक्वल टू 0 निकलता है। और देखिए, जो
ये जो टेबल आप देख रहे हैं इष्टतम प्रशुल्क दर इसमें निकाली गई है और अलग अलग जो लोच के आधार पर अलग अलग जो है इष्टतम प्रशुल्क का जो है दर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। और यद्यपि प्रशुल्क लगाने वाला घरेलू देश इतना छोटा है कि वह विश्व कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है तो लोच अनंत होगी, अतः टीएफ 0 होगा। जिसका अर्थ है कि छोटे देश के लिए इष्टतम नीति मुक्त व्यापार है। यदि घरेलू देश बड़ा है तो इष्टतम प्रशुल्क फॉर्मूला का मूल्य धनात्मक होगा। इष्टतम प्रशुल्क की जो व्यावहारिक प्रासंगिकता है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, इष्टतम प्रशुल्क से अभिप्राय एक बड़े देश द्वारा एकाधिकार और क्रय एकाधिकार शक्ति का शोषण है। क्योंकि देश के पास एकाधिकार शक्ति है इसलिए वह विश्व कीमत को प्रभावित कर सकता है। एकाधिकारी के रूप में देश निर्यात वस्तु की पूर्ति रोक सकता है और इस प्रकार इसकी कीमत जबरदस्ती बढ़ा सकता है। आयात के लिए मार्केट में एक एकाधिकारी के रूप में वह प्रशुल्क द्वारा मांग को कम करके कीमत को कम कर सकता है, परंतु यह एक राष्ट्रीय तर्क है जिससे दूसरे देश की लागत पर घरेलू देश के कल्याण में वृद्धि होती है। जहां तक इष्टतम प्रशुल्क नीति का विकसित देशों के साथ औचित्य है, इस नीति की तुलना में संरक्षण के लिए अन्य उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इस कारण कि इष्टतम प्रशुल्क नीति व्यावहारिक तौर से उचित नहीं है। यह अपेक्षा की जाती है कि घरेलू देश इष्टतम प्रशुल्क लगाने को उचित ठहराने के लिए वस्तु की विश्व कीमत को अधिक मात्रा में अवश्य प्रभावित करे, परंतु प्रतिरोधी जो विदेशी प्रशुल्क का सदैव भय रहता है और इसके परिणाम स्वरूप प्रशुल्क युद्ध का, ऐसी स्थिति में इष्टतम प्रशुल्क सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं है, क्योंकि इससे मुक्त व्यापार की अपेक्षा दोनों देश पहले से खराब स्थिति में होंगे। फिर भी यदि प्रशुल्क लगाने वाला देश बड़ा है और दूसरा देश छोटा है तो प्रतिशोध का कोई भय नहीं है। जहां तक अल्प विकसित देशों की बात है, इष्टतम प्रशुल्क नीति का उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसा इस कारण कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार में परिवर्तनों के प्रति कम बदलने वाली होती हैं, इसलिए वे ऊंचे प्रशुल्कों से अधिक लाभ नहीं उठा सकती तथा विकसित देशों की तुलना में उनके इष्टतम प्रशुल्क काफी नीचे होते हैं। थैंक यू।